गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लैटिन मैगजीन में आगे के मैगजीन देखेंगे। अगला मैगजीन है लिस्ट पेंडेंस। लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग सूट। जब किसी विषय से संबंधित कोई वाद पेंडिंग हो तो उसको लिस्ट पेंडेंस कहते हैं कि मामला लिस्ट पेंडेंस है, दिस सूट इज पेंडिंग। सामान्य तौर पर जब किसी संपत्ति से संबंधित विवाद पेंडिंग होता है तो उस संपत्ति का क्रय विक्रय से संबंधित ऐसा कोई सौदा या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो लिस्ट पेंडेंस है। लिस्ट पेंडेंस मतलब उससे संबंधित विवाद अभी न्यायालय में लंबित है, तो वो विवाद एक और नया विवाद हो जाएगा अगर विवादित संपत्ति को किसी को बेचा जाएगा। और इसीलिए आप देखेंगे जो अचल संपत्ति के बेचने क्रय करने की संविधाएं होती हैं, जो रजिस्ट्रीज होती हैं, उनमें लिखा जाता है कि इससे संबंधित कोई विवाद नहीं है, विक्रेता पूर्ण रूप से इसका स्वामी है, इस पर काबिज है, और भविष्य में यदि कोई किसी प्रकार का विवाद होगा तो वो जिम्मेदारी विक्रेता की होगी क्रेता के प्रति, क्योंकि लिस्ट पेंडेंस प्रॉपर्टी इसका मतलब उसका टाइटल क्लियर नहीं है, विवादित है। तो ऐसे मामले को लिस्ट पेंडेंस या पेंडिंग सूट कहते हैं। मेंस रिया, अगला शब्द है मेंस रिया। लैटिन मैगजीन मैंने पहले बताया है, शुरुआत में ही किया था मैंने, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मीन्स सिट्रिया। उसी मैगजीन का ये एक भाग है मेंस रिया। मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। आपराधिक मनस्थिति। आपराधिक मनस्थिति किसी भी कार्य को अपराध बनाने के लिए मेंस रिया का होना जरूरी है। और मेंस रिया को अपने भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पेनल कोड है उसमें इसीलिए ज्यादातर अपराधों में नोइंगली, वॉलंटरली, नेग्लिजेंटली, फ्रॉडुलेंटली ऐसे शब्द हैं जो कि आपराधिक मनस्थिति को उस अपराध की परिभाषा में ही शामिल कर लेते हैं। डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक, जानबूझकर, जानते हुए, आशय पूर्वक, इंटेंशनली ऐसे शब्द अपराध की परिभाषा में डाल दिए गए हैं जिससे मेंस रिया को अलग से साबित ना करना पड़े। मेंस रिया जरूरी है। अगर मेंस रिया नहीं है, आपराधिक मनस्थिति नहीं है, तो जैसा कि वो पहला मैगजीन कहता है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम, एक्ट ओनली डज नॉट कंस्टिट्यूट द क्राइम, देयर मस्ट बी ए मेंटल गिल्टी माइंड इनटू इट। कोई न कोई अपराध करने का माइंड या मस्तिष्क होना चाहिए। अपराध मस्तिष्क द्वारा ही शामिल, मतलब आदमी का जो कृत्य करने वाला व्यक्ति है उसका मानस भी उस अपराध को करने का होना चाहिए, अदरवाइज वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मीन प्रॉफिट्स अगला मैगजीन है। मीन प्रॉफिट्स को कहते हैं अंतःकालीन लाभ। द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए पर्सन ऑन रॉन्गफुल पोजेशन। द प्रॉफिट्स received by a person on wrongful possession। wrongful possession गलत कब्जाधारी, ऐसा व्यक्ति जो किसी संपत्ति पर गलत रूप से कब्जा धारण कर रखा है, अर्थात किसी चीज पर ऐसे में कब्जा कर रखा है जो कि उसकी नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति कोई प्रॉफिट रिसीव करता है,
तो उस प्रॉफिट को प्राप्त करने का अधिकार उस व्यक्ति का होता है जो व्यक्ति उसका स्वामी होता है। मान लीजिए, उदाहरण से समझेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड में आप पढ़ेंगे इसको, मीन प्रॉफिट परिभाषा में आता है। मान लीजिए बी का कोई खेत या मकान है, बी का मकान या खेत है जो कि ए ने कब्जा कर रखा है। तो बी क्या करेगा? बी न्यायालय में जाएगा और उसका कब्जा ए से प्राप्त करने के लिए वाद दायर करेगा। लेकिन और क्या करता है बी? क्या कर सकता है बी? मीन प्रॉफिट्स भी क्लेम कर सकता है। मान लीजिए वो खेती की जमीन है, 10 साल से ए ने कब्जा में कर रखा है, 4 साल से ए उसको जोत रहा है, कोई खेती फसल पैदा कर रहा है, या मकान है और मकान का किराया ए प्राप्त कर रहा है। तो जो किराया ए ने प्राप्त किया या जो फसल, जो लाभ ए ने इस संपत्ति से प्राप्त किए हैं जो कि उसकी नहीं है, बी कहता है कि मेरी है। तो अगर न्यायालय में साबित हो जाएगा कि बी की है, तो यह साबित हो गया कि ए उस संपत्ति को प्राप्त का, उस लाभ को पाने का अधिकारी नहीं था। इसलिए बी न केवल संपत्ति का कब्जे का प्रार्थना कर सकता है न्यायालय से, मीन प्रॉफिट्स की भी प्रार्थना कर सकता है। वो न्यायालय से कह सकता है कि इस अवधि में, जो भी उस अवधि में ए ने लाभ प्राप्त किए थे या कर सकता था उचित तत्परता से, मीन प्रॉफिट में वो भी शामिल है। मान लीजिए कोई खेत है और खेत में 10 क्विंटल गेहूं हर साल पैदा होता है, लेकिन इस व्यक्ति ने अवैध कब्जा करके उस पर फसल नहीं बोई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मीन प्रॉफिट के लिए लायबल नहीं है, इसकी लायबिलिटी फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि वह उचित तत्परता से, अर्थात थोड़ी सी सावधानी करता, थोड़ा सा देखभाल करता, थोड़ा सा मेहनत करता, तो उसका गेहूं उसमें पैदा होता। तो जो उचित तत्परता से जो लाभ इसने अर्जित किए या जो उचित तत्परता से अर्जित कर सकता था, उन लाभों को उचित कब्जा बहाली को दिलाया जाता है। वो लाभ होते हैं मीन प्रॉफिट्स। वह लाभ जो इसने प्राप्त किए हैं या कर सकता था, चाहे वो मकान का किराया हो, चाहे वो खेत में पैदा होने वाली फसल हो, जो चीजें ऐसा व्यक्ति जो कि उचित कब्जाधारी नहीं है, ऐसी अचल संपत्ति पर उसने प्राप्त किया है, और दूसरा व्यक्ति जो उसका कब्जा प्राप्त करना चाहता है, तो कब्जे के साथ साथ वह अंतःकालीन लाभ की भी प्रार्थना न्यायालय से कर सकता है कि यह अंतःकालीन लाभ मुझे दिलाए जाएं। सिविल प्रोसीजर कोड में 3rd ईयर में आप लोग पढ़ेंगे। नेबो दैट ओ नॉन हैबिट, Memo that O non-habit, no one can transfer a better title than he himself has. इसका मीनिंग है no one can transfer a better title than he himself has। ठीक है, ये बात मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की लेसन में, अपने फर्स्ट सेमेस्टर की जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, तब भी ये बातें कई बार मैंने ऐसे ही चर्चा के दौरान बताया था। कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर हक का अंतरण नहीं कर सकता। अगर आप इसका शाब्दिक विश्लेषण करेंगे तो बिना इसकी अंग्रेजी देखे ही मीनिंग क्लियर हो जाता है। नेमो दैट नहीं दे सकता। कौन नॉन हैबिट, जो स्वयं के पास में नहीं है। जाहिर सी बात है, जो स्वयं के पास नहीं है आप दूसरे को कैसे दे सकते हो? हम किसी दूसरे को वही तो दे सकते हैं जो हमारे पास हो, और हमारे पास से मतलब हमारे मालिकाना हक से है। जब हम किसी चीज के मालिक ही नहीं है, किसी के दूसरे की मोटरसाइकिल खड़ी है, मैं बेच सकता हूँ क्या? नहीं बेच सकता। किसी दूसरे की कार, किसी दूसरे का घर, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में नहीं बेच सकता, नहीं ट्रांसफर कर सकता।
टाइटल, बेटर टाइटल मतलब मालिकाना हक, बेहतर मालिकाना हक नहीं दे सकता, मतलब स्वयं से बेहतर हक। अब मान लीजिए मैंने किसी की चीज चुरा ली, तो चुराई हुई चीज पर मेरा टाइटल क्या है? चोर का। और मैं उसको किसी को बेचूंगा तो खरीदने वाले को क्या टाइटल मिलेगा? चोर का मिलेगा। वो मालिक का टाइटल कभी नहीं पा सकता, क्योंकि मेरे से बेहतर टाइटल मैं उसको अंतरित कर ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में पड़ी हुई चीज पाता है, तो रास्ते में पड़ी हुई चीज, अब आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 71 कहती है कि माल पड़ा हुआ पाने वाले का जो दायित्व होता है वो माल के उपनीति के तौर पर होता है। वो चीज को संभाल कर रख सकता है, बस वो उसका मालिक नहीं बन जाता। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये एक सोने का या चांदी का पेन है और ये हमको सड़क में मिल गया, किसी के बैग से या किसी के पॉकेट से वो गिर गया, तो क्या हम इसके स्वामी हो जाएंगे? हम इसके मालिक नहीं बनेंगे। और हमें क्या टाइटल मिला है? हम इसके पड़े हुए पाने वाले हैं, फाइंडर ऑफ गुड हैं हम। इसका मतलब जब असली मालिक मिल जाएगा हमको इसको वापस करना पड़ेगा, और तब तक जब तक असली मालिक नहीं मिलता तब तक हम इस चीज के पड़े हुए पाने वाले हैं। अर्थात कोई अन्य व्यक्ति XYZ हमसे इस चीज को नहीं ले सकता, ये कहकर कि ये तेरी नहीं है। हम उसको कह सकते हैं कि मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं, जो इसका मालिक होगा उसको मैं दूंगा। लेकिन जब उचित मालिक मिल जाएगा तब मुझे इसको उसको सौंपना पड़ेगा। अब मैं इसको किसी को बेचूंगा तो खरीदने वाले को क्या टाइटल मिलेगा? फाइंडर ऑफ गुड्स, क्योंकि मेरा टाइटल इसमें फाइंडर ऑफ गुड्स का है। तो कोई व्यक्ति अपने से बेहतर टाइटल का अंतरण नहीं कर सकता। ये सिद्धांत आपने पढ़ा होगा जो कॉन्ट्रैक्ट 2 का पेपर है, माल विक्रय अधिनियम में धारा 27 में दिया हुआ है। नेमोदैत को नॉन हैबिट, कोई व्यक्ति अपने से बेहतर हक का अंतरण नहीं कर सकता। और इसके अपवाद भी धारा 27, 28, 29, 30 में अपवाद है। वो अपवाद आप पढ़िएगा माल विक्रय अधिनियम की धारा 27, 28, 29, 30 में। Nemo devet lis vexari pro uno et edam causa. Nemo devet lis vexari pro uno et edam causa। ये मैंने पहले भी अभी कल आपको रेस जुडिकेट बताया था, एक आया था जो इंटरेस्ट रिपब्लिका अर्टसिट फिनिश लिटम के साथ भी मैंने इसका बताया था। नेमो डेविड लिस वेक्सारी प्रो उनो इट एडम काजा, ये इसका मतलब ये है नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम काज। नो वन शुड बी vexed twice for the same cause। No one should be vexed, vexed मतलब परेशान किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं किया जाना चाहिए। twice, 2 बार, for the same cause, एक वाद कारण के लिए, एक कारण के लिए 2 बार। 2 बार मतलब एक से अधिक, 2 बार, 3 बार, 4 बार सब शामिल है उसमें। अर्थात किसी के खिलाफ एक बार वाद कारण बनता है तो आप एक बार मुकदमा करिए, लेकिन बार बार मत करिए। एक वाद कारण के लिए एक ही बार मुकदमा होना चाहिए, एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए। एक बार का मतलब ये है कि एक बार कर दिया और वो हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आया तो हम उसकी अपील कर सकते हैं। लेकिन एक बार हार गए, फिर बैठ गए, फिर दोबारा मुकदमा कर गए, फिर हार गए, फिर दोबारा मुकदमा कर दिया, फिर हार गए, ये उसका विरोध करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात रेस जुडिकेट में कल मैंने बताया था। यही बात वो जो इंटरेस्ट रिपब्लिका अर्टसिट फिनिश लिटम है वो कहता है। यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। और यही बात ये कहता है नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम काज। नेमो डेविड लिस वेक्सारी प्रो उनो एट एडम काजा। यही बात रेस जुडिकेट में है। यही बात संविधान के अनुच्छेद 20(3) में है, जो कि कहती है कि किसी व्यक्ति को एक ही कार्य के, एक ही अपराध के लिए
तो या 2 से अधिक बार प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, अभियोजित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए किसी के ऊपर हत्या का आरोप लगा या चोरी का आरोप लगा, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, ट्रायल हो गया, विचारण हो गया और न्यायालय ने उसको दोष मुक्त कर दिया, एक्विट कर दिया। अब भविष्य में कभी भी उसके ऊपर चोरी का मुकदमा या वो हत्या का मुकदमा जिससे वो दोष मुक्त हुए नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उसका ट्रायल हुआ हो, उसका विचारण हुआ हो। अगर वह डिस्चार्ज हो गया हो, अगर वह ट्रायल की स्टेज से पहले ही उन्मोचन हो गया हो, उन्मुक्त हो गया हो, इसका मतलब उसका ट्रायल नहीं हुआ है। दोबारा साक्ष्य मिलने पर उसका ट्रायल हो सकता है। लेकिन एक बार ट्रायल हो गया, ट्रायल में वह एक्विट हो गया, अब दोबारा उसको ट्राई नहीं किया जा सकता, दोबारा उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। हाँ, अपील हो सकती है। अपील इज समथिंग एल्स। मान लीजिए छोटे कोर्ट ने एक्विट कर दिया, उसकी अपील डीजे कोर्ट में, सेशन कोर्ट में हो जाएगी। सेशन कोर्ट से एक्विट हो गया, हाई कोर्ट में हो जाएगी। वो एक ही मामला चल रहा है, अलग अलग फोरम है उसके, वो अलग अलग मामला नहीं है, लेकिन बार बार उसके विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। तो ये वाइडजिप यही बात को कहता है। यही बात क्रिमिनल मामलों में सीआरपीसी की धारा 300 में है, यही बात संवैधानिक विधि में अनुच्छेद 20(3) में है, यही बात सिविल प्रोसीजर कोड में धारा 11 में रिस जुडिकेट में है। Nemo in propria cause judex esse debit. Nemo in propria cause Nemo in propria cause judex esse debit. इसका मतलब है कोई व्यक्ति अपने ही मामलों में जज नहीं बन सकता। नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। कॉज मतलब हित, अपने ही मामलों में। इन हिज ओन काज मतलब अपने हित से जुड़े मामले में। नो वन शुड बी जज, कोई व्यक्ति न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। अर्थात जब स्वयं का हित उस पर जुड़ा हुआ हो, स्वयं का हित जिस मामले से जुड़ा हुआ हो, उस मामले से जज के तौर पर अपने आप को हटा लेना चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो नैसर्गिक न्याय की मांग करता है। नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीज़ों का एक बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं होना चाहिए। क्योंकि कितना भी वह सच्चा हो, कितना भी वह सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, उसने कितने भी निष्पक्ष रूप से फैसला किया हो, कोई न कोई व्यक्ति उसमें प्रश्न चिन्ह लगा देगा कि यह इसका खुद का मामला था, इसलिए इसने इसको निष्पक्ष रूप से निर्णय नहीं किया। और इसीलिए आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों में भी जब भी कोई जज किसी मामले से किसी प्रकार का प्रीवियस जुड़ाव रखता है तो वो अपने आप को रिक्यूज कर लेता है। एक शब्द आता है अंग्रेजी में, रिक्यूज करना, अपने आप को उस मामले से अलग करना, विड्रा करना। कई मामले ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, आप लोग जानते हैं, वकीलों से बनते हैं, प्रमोशन से भी होते हैं और डायरेक्ट वकील। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में भी जज बन जाते हैं डायरेक्ट वकील से। तो अब कोई वकील हो सकता है वकालत के दौरान किसी व्यक्ति का मुकदमा लड़ा हो, किसी संस्था का, किसी प्रदेश की तरफ से किसी विषय के संबंध में वह वकील रहा हो और कल को वह जाके जज बन गया, तो उससे संबंधित कोई मामला
उसके पास जब आएगा तो कोई व्यक्ति पक्षपात का आरोप लगा सकता है। ऐसे मामलों में जज अपने आप को रिक्यूज कर लेता है, अपने आप को पार्टी से उसे मुकदमे से अलग कर लेता है। कई मामलों में ऐसे देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज अपने आप को उस मामले से अलग कर लेते हैं। कई बार वकील इस बात को उठाते हैं, कई बार बिना वकील के उठाए ही बात न्यायाधीश स्वयं अपने आप को अलग कर लेता है कि मैं इस मामले से पहले जुड़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को इस बेंच से अलग करता हूँ, और फिर उसकी जगह कोई दूसरा वकील आता है। इवन बाबरी मस्जिद अयोध्या जो डिस्प्यूट चल रहा था, उस मामले में भी ऐसे हुआ है, कई जजों ने अपने आप को उस मामले से अलग किया है। तो ये अब एक क्रैपक का केस हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, हम लोग यहाँ मूड कोर्ट भी कराते हैं, उसमें एक क्रैपक का केस भी इसी सिद्धांत पर हुआ था। उसमें भी यही हुआ था कि एक क्रैपक जो खुद था वो व्यक्ति, वह मतलब एक क्रैपक खैर चैलेंज किया था उसको, तो उसका नाम था कुछ, कोई वन अधिकारी था, नफीस या ऐसे एक वन अधिकारी था जो कि स्वयं प्रमोशन का इच्छुक था, और वह प्रमोशन देने वाला जो पैनल था, जो बोर्ड था, उसका चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जम्मू एंड कश्मीर राज्य था उस समय, उसका चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो कि एक्टिंग चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट था, वो उसका मेंबर भी था, और स्वयं वो प्रमोशन का वो भी था। और जब लिस्ट बनी, जब प्रमोटीज की, जो प्रमोट किए हुए लोग थे IFS के, उसमें सबसे टॉप में उसका नाम था नसीब बंद, ऐसे कुछ नाम था उसका। और एक क्रैपक ने उसको चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहाँ नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, इस लैटिन मैगजीन का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ही हित से जुड़े मामलों में जज नहीं हो सकता।